जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज़ का 7वां वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता का आयाम भाग 4, जिसके अंतर्गत हम लोग तत्व नीति शास्त्र यानी कि मेटा एथिक्स का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। शाखाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेज हम लोगों ने नीति शास्त्र को 3 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला था अपना मानकीय नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। दूसरा अपना था अधिनीति शास्त्र, जिसे मेटा एथिक्स कहते हैं, तथा तीसरा है व्यवहारिक नीति शास्त्र, जिसे अप्लाइड एथिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मेटिव एथिक्स का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डेंटोलॉजिकल एथिक्स यानी कि परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र सबसे पहले पढ़ा था। उसके बाद टेलियोलॉजिकल एथिक्स परिणाम सापेक्षवादी नीति शास्त्र का अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने वर्चू एथिक्स सद्गुण नीति शास्त्र का अध्ययन किया था। आज हम लोग शाखाओं के आधार पर जो सेकंड पार्ट है मेटा एथिक्स, उसका संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाइड एथिक्स के संबंध में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटा एथिक्स होता क्या है। ठीक है ना। मेटा एथिक्स को 3 नाम दिए गए हैं, तत्व नीति शास्त्र, अधिनीति शास्त्र और विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र। अब जानेंगे कि क्यों इनका 3 नाम दिया गया है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, हम लोग उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे हो गया कि मीठा कितना है, ठीक है ना, तो मीठा को हम लोग नहीं देख सकते हैं ना, बस महसूस कर सकते हैं। खट्टा कितना है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। हंसी, खुशी, ये सब सारी चीज़ें हैं। रोना, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर रहे हैं कि चलो ठीक है हंसी आ रही है, बट हंसी कितना है, हंसी कैसा है, ये हम लोग देख नहीं पाते, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। उसी प्रकार क्या होता है, मेटा एथिक्स भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट हो जाने के कारण ये थोड़ा सा फिलोसफिकल भी हो जाता है। हम लोग समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटा एथिक्स पढ़ने से पहले हम लोग मेटा फिजिक्स को समझते हैं, यानी कि तत्व मीमांसा को समझते हैं। मीमांसा का मतलब होता है जांच परख करना, विश्लेषण करना। इसलिए हम इस नीति शास्त्र को, मेटा एथिक्स को विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है ना। तत्व नीति शास्त्र को ही हम लोग विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि मीमांसा के अंदर तत्व मीमांसा का जाँच परख करना, विश्लेषण करना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा एक समझते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। यानी कि यह दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो वस्तुओं के प्रथम सिद्धांत का विश्लेषण करती है। प्रथम सिद्धांत का विश्लेषण करती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आता है बीइंग, यानी कि हमारा अस्तित्व कब शुरू हुआ। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, पहचान क्या है, टाइम, समय की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद स्पेस, ये जो हमारा वर्ल्ड है ये कैसे बना, ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को बताता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप का हो जाता है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। मैं इसको इजी वे में एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस ये चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये कहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि मान लीजिए कि एक जगत एक पदार्थ है या संसार एक पदार्थ है, तो यानी संसार बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, व्यक्ति एक थिंग से तो आया कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट से हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब समझ से परे हो जाती है। ठीक है ना। ये फिलोसफिकल ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ये अदृश्य और सूक्ष्म पदार्थ है। ठीक है ना, सूक्ष्म चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि मेटा एथिक्स जो है विश्लेषणात्मक होने के कारण, तत्व मीमांसा होने के कारण इसमें जांच परख कर विश्लेषण करते हैं, इसलिए विश्लेषणात्मक हो जाती है। और तत्व नीति शास्त्र यानी कि मेटा एथिक्स हो जाती है। मेटा एथिक्स का होने का मतलब हुआ कि ये फिलोसफिकल ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये ज़्यादा सटीक नाम होता है। ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं तत्व नीति शास्त्र होता क्या है, मेटा एथिक्स क्या है। मेटा फिजिक्स हम लोगों ने समझा, अब मेटा फिजिक्स के ऊपर रख कर हम लोग मेटा एथिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ईजी है, सिंपल सा है। मैं बस थोड़ा सा मेटा फिजिक्स समझाया कि इससे थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार हो जाए। आइए हम देखते हैं कि मेटा फिजिक्स के वजन पर मेटा एथिक्स को
यानी कि मेटाफिजिक्स के वजन में मेटा एथिक्स को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। एथिक्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्साइंस, ऑनर, चॉइस, वैल्यू, इंटीग्रिटी, मोरल, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट के नज़दीक हो जाता है, फिलोसफी के नज़दीक हो जाता है, क्योंकि हम कहेंगे राइट क्या है, फेयरनेस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, तो ये इन सब चीज़ों को हम कहेंगे तो ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट के नज़दीक हो जाती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फिलोसफी हो जाती है। यानी कि हम लोग अगर एक सेंटेंस लेते कि मानकीय नीति शास्त्र का तत्व नीति शास्त्र पूरक है, सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको और थोड़ा एग्जांपल से धीरे धीरे अगली स्लाइड में समझेंगे, लेकिन यहाँ समझते हैं। जैसे कि मानकीय नीति शास्त्र था जो नॉर्मेटिव एथिक्स था, ठीक है ना, उसने वो क्या करता था कि नॉर्म्स डिसाइड करता था, मानक मापदंड निर्धारित करता था और उसके आधार पर बताता था कि ये उचित है कि अनुचित है, उचित है तो नैतिक है, अनुचित है तो अनैतिक है, ये अपना मानकीय नीति शास्त्र बताता था। लेकिन तत्व नीति शास्त्र क्या है, क्या उचित है क्या अनुचित है यह नहीं बताता है, ठीक है ना, क्या उचित है क्या अनुचित है ये बिल्कुल बताने का प्रयास नहीं करता है। तो बताता क्या है भाई, तो देखेंगे यह नैतिक शब्दों के अर्थों और नैतिक निर्णयों का विश्लेषण करता है। यानी कि जो नैतिक शब्द हैं उसके नैतिक शब्दों के अर्थों और नैतिक निर्णयों का ये विश्लेषण करता है और तर्क के आधार पर विश्लेषण करता है, ठीक है ना, तर्क के आधार पर विश्लेषण करता है कि ये तर्क के आधार पर निर्णयों का विश्लेषण करता है, ठीक है ना। यहाँ जो शब्द यानी कि तर्क के समय भी निर्णयों को तर्क पर हम लोग खड़े उतारते हैं, तो यहाँ जो शब्द और वाक्य लिए जाते हैं उनका ये आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, स्वयं कोई निर्णय नहीं करता है। इसको शब्द मतलब समझेंगे, शब्द एवं अर्थों का मीमांसा करता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि झूठ बोलना नैतिक है और झूठ बोलना अनैतिक है, झूठ नहीं बोलना नैतिक है। यानी कि ये नहीं कहेगा ना कि ये नैतिक है या अनैतिक, क्या उचित है अनुचित, ये बताएगा झूठ क्या है। यानी कि जो झूठ पर आधारित हम लोगों ने नैतिक और अनैतिक होने का परिभाषा गढ़ा था, मतलब नैतिक और अनैतिक का डिसीजन लिया था, वो उन शब्दों को ये विश्लेषण करता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल और आराम से समझते हैं कि झूठ बोलना, ठीक है ना, नॉर्मेटिव एथिक्स बताएगा कि झूठ बोलना अनैतिक है, ठीक है, अगर झूठ नहीं बोलना है तो वो नैतिक है। किंतु मेटा एथिक्स कहेगा कि झूठ होता क्या है, ठीक है ना, यानी कि इस शब्द का वो विश्लेषण करता है, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ जो शब्द और वाक्य लिए जाते हैं उनका ये आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, ये स्वयं निर्णय नहीं लेता है। जबकि जो नॉर्मेटिव एथिक्स था यह निर्णय लेता था, लेकिन मेटा एथिक्स निर्णय नहीं लेता है। यह एक नया सिद्धांत है, यानी कि यह आदर्श सिद्धांत मानकों की स्थापना नहीं करता, यह तटस्थ रहता है। यह अच्छा बुरा किसे कहते हैं, वास्तविक अर्थों का विश्लेषण करता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिसाइड नहीं करता है, डिसाइड करने का काम नॉर्मेटिव एथिक्स करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अच्छा किसे कहते हैं बुरा किसे कहते हैं ये मेटा एथिक्स कहता है, सिंपल सा। यानी कि अच्छा और बुरा का ये जो दो शब्द है इसके वास्तविक अर्थों का ये विश्लेषण करता है। ये आदर्शमूलक ज्ञान नहीं देता है, ये एक विशुद्ध ज्ञान है, ठीक है ना। तो मैंने वही बताया कि अच्छा ये बोलेगा कि अच्छा है तो नैतिक है, बुरा है तो अनैतिक है, मेटा एथिक्स यानी कि मानकीय नीति शास्त्र बोलता है। जबकि मेटा एथिक्स कहता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि पूरक कैसे है, इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। देखें तो मेटा एथिक्स अभी देखते हैं कि मेटा एथिक्स इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एथिकल प्रॉपर्टीज़ जो शब्द होता है अक्सर ड्रामा में यूज होता है। यानी कि ड्रामा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि उसका भाषा कैसा है, विषय कैसा है, ड्रेस कैसा है, पहनावा कैसा है ड्रामा में, तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी से जोड़ के देखते हैं। अगर यही एथिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो देखेंगे कि स्टेटमेंट कैसा है, कथन कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, अभिवृत्ति या अभिरुचि कैसा है, जजमेंट निर्णय और फैसला कैसा देता है। इस चीज़ को हम देखेंगे एथिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत। यानी कि अब अगर तुलना करें मानकीय नीति शास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स और मेटा एथिक्स में तुलना करें तो मानकीय नीति शास्त्र कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि व्हाट शुड आई डू,
मतलब डोंट लाई, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह अनैतिक होता है। यानी कि ये क्या सही है क्या गलत है, ये मानकीय नीति शास्त्र या नॉर्मेटिव एथिक्स डिसाइड करता है। वहीं पर मेटा एथिक्स, व्हाट इज़ गुडनेस, अच्छा क्या है, सही क्या है, चोरी किसे कहते हैं, चोरी का अर्थ क्या होता है, सही गलत का फैसला यह नहीं करता है। ये कहेगा कि क्या चोरी करना चाहिए, अगर नॉर्मेटिव एथिक्स में पूछा जाए कि क्या चोरी करना चाहिए तो ये कहता है कि नहीं क्योंकि यह अनैतिक है। अब इसी चोरी शब्द को डिफाइन करता है मेटा एथिक्स। यही थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये कहेगा कि हमें क्या, मुझे करना क्या चाहिए, और उस करने वाले को ये विश्लेषण करता है। यानी कि क्या चोरी करना चाहिए, मेटा एथिक्स कहेगा कि नो क्योंकि अनैतिक है। अब ये जो नॉर्मेटिव एथिक्स कहेगा कि क्या, नॉर्मेटिव एथिक्स में पूछा जाएगा क्या क्या चोरी करना चाहिए तो नहीं, नॉर्मेटिव एथिक्स कहेगा कि नहीं चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अनैतिक है। वहीं पर मेटा एथिक्स क्या कहेगा कि इसमें बताएगा कि चोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये सही और गलत का फैसला नहीं करता, ये बताएगा कि चोरी का अर्थ क्या होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है, इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि मेटा एथिक्स का नॉर्मेटिव एथिक्स सैद्धांतिक पक्ष है। मेटा एथिक्स का नॉर्मेटिव एथिक्स सैद्धांतिक पक्ष है जो बहुत ही गहराई में जाकर, भाषा के स्तर पर जाकर चीज़ों का विश्लेषण करता है। यानी कि हमने बताया कि यहाँ पर चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये बताता है मेटा एथिक्स की चोरी होता क्या है। यानी कि भाषा के स्तर पर जाकर चीज़ों का ये विश्लेषण करता है। यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स को मेटा एथिक्स वैज्ञानिक विषय बनाने में मदद करता है। यानी कि वैज्ञानिक विषय में होता है वाद विवाद, बहस, जिसके अंतर्गत क्या है, इसका इस्तेमाल मानक बनाने के समय कर लीजिए। यानी कि मेटा एथिक्स जो होता है इसका इस्तेमाल नॉर्मेटिव एथिक्स में होता है। हमने बताया था पिछले वाले स्लाइड में कि जो ये मेटा एथिक्स होता है नॉर्मेटिव एथिक्स का पूरक होता है। यानी कि मेटा एथिक्स ये बताता है कि चोरी क्या होता है। अब इसी चोरी के मापदंड को ये नॉर्मेटिव एथिक्स इस्तेमाल कर सकता है। चोरी का मतलब समझकर नॉर्मेटिव एथिक्स उस पर मापदंड तैयार कर सकता है। यानी कि ये जो मेटा एथिक्स है दृष्टि देता है, सोचने विचारने का आधार देता है, और इसी आधार पर गहराई में जाकर विश्लेषण करता है। तो इसके लिए मतलब कि नॉर्मेटिव एथिक्स के लिए यह एक प्रकार का इनपुट देता है, ठीक है ना, कि चीज़ें होती क्या हैं, उसके आधार पर आप मापदंड तैयार कीजिए। तो जैसे कि हमने बताया ना कि ये यहाँ पर कहा जाता है कि चोरी नहीं करना चाहिए। क्या चोरी करना चाहिए, तो ये कहेगा कि नहीं करना चाहिए, और ये चोरी का अर्थ बताता है। चोरी को विश्लेषण करके, उसके शब्द का विश्लेषण करके ये बताता है कि ये चोरी होता है। तब ये क्या करेगा कि उसके आधार पर ये जो मानकीय नीति शास्त्र है मापदंड तैयार कर सकता है, ठीक है ना, पैमाना तैयार कर सकता है। इन दोनों में यही अंतर है मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स में। तो ये रहा अपना आज का तत्व नीति शास्त्र मेटा एथिक्स। कल हम लोग देखेंगे अप्लाइड एथिक्स होता क्या है, ठीक है। आज वर्ग के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।